हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर पीटीईटी 2023 की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। 11 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 18 रहने वाली है। तो यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी की सारी क्लासें देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जो सीरीज चल रही है उसको आप रेगुलर रूप से अटेंड कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। एजिटेज क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के नाम से ही आपको ऑफिशियल चैनल मिलेगा हमारा, ठीक है। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार से अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी है जो कि इसका क्लास का पूरा फ़ायदा उठा सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न आंसर दे दीजिएगा। आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा बोलने लगे, जब बच्चे में पढ़ाई करने की रुचि है जो कि पैदा हो जाए, या फिर जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, या फिर 3 वर्ष की आयु के बाद। बताइएगा दोस्तों, आपकी राय में छोटे बच्चे को स्कूल कब भेजना चाहिए? देखिए, हम बात करें तो एडमिशन कब होता है, स्कूल की बात करें तो एडमिशन होता है छठे साल, मतलब कि 5 साल के बाद में। 5 साल का हो जाता है छठे साल में, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपके जो है ये है एडमिशन होता है, ठीक है, स्कूल में। लेकिन हम बात करें तो 3 वर्ष की आयु के बाद जो कि स्कूल में भेज दिया जाना चाहिए। जो भी ये आंगनवाड़ी होती है, शिशु केंद्र होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, 3 से जो 5 की बीच की एज होती है उसके बच्चों को क्या करते हैं, ठीक है ना, प्ले ग्रुप आप जिसे कहते हैं, प्ले, जिसमें है जो कि बच्चों को खिलवाया जाता है, ठीक है ना, खिलाया जाता है, जो भी एक्टिविटी है वो करवाई जाती है। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर हमारी राय पूछी है। तो हमारी राय में ये क्या है, 3 वर्ष की आयु में यदि बच्चा है जो कि जाने लगे तो वो अच्छे से है जो कि, और क्योंकि उसमें डेवलपमेंट हो सकेगा। क्योंकि जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसे नई नई चीज़ें है जो कि सीखने को मिलेगी। और बच्चा होता है वो एक खाली दिमाग होता है, उसमें उसमें जो आपने भर दिया वही क्या है, उसने सीख लिया, तो अच्छी चीज़ें वो सीखेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये बात हो गई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 407। अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करे और छात्रों को तदनुसार अंक दे। छात्रों को उसकी उनकी गलतियां का रिकॉर्ड रखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके माँ बाप के सामने उसकी रिकॉर्ड पेश कर सके। या फिर छात्रों को उनकी गलतियां बताता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा बताइएगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे तो वो क्या है, एक क्या है, एक वास्तव में है जो कि लाभ होगा। तो मेरे प्यार तो देखिए, जब भी आपको कोई गलतियां बताता है ना, वो आपका क्या होता है, शुभ चिंतक होता है। आप सोचते हैं कि ये मुझे मेरी गलतियां निकाल रहे हैं, लेकिन आप उन गलतियों को क्या कर ले, सुधार ले, तो वो क्या होता है दोस्तों, आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। आप जो भी गलतियां कर रहे हो और वो आपको गलतियां कोई बताने वाला है, तो मैं तो उसको क्या मानता हूं दोस्तों, मेरी नज़र में वो क्या है, सबसे बड़ा शुभ चिंतक है मेरा। जो मुझे अपनी गलतियां बता दे वो मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपकी कमियां बता रहा है कि आप ये कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, ठीक है ना। सुधार सकते हो कि क्या क्या गलतियां हैं मेरे में। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या होती है, एक शिक्षक है जो कि अपने छात्रों को उनकी गलतियां बताएगा कि ये कमियां हैं आप में तो सुधारो। तो बिल्कुल है जो कि यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ाने में लगाना, पढ़ने में लगाना,
छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की जो प्रतिभा है उसका सर्वोन्मुखी विकास करना, या फिर छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना, बताइएगा। बताइए दोस्तों, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना, उसका ऑल मतलब कि सभी साइड से जो कि उसका डेवलपमेंट करना, उसका मानसिक शारीरिक जो भी विकास है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए, बताइएगा। बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचि और प्रवृत्तियां, या फिर ये सभी। देखिए अब समय आपके पास में बिल्कुल कम बचा है, तो आप क्या करें, रेगुलर रूप से यहाँ पर जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो अभी तक यहाँ पर जागे नहीं हैं इसके प्रति, है ना, क्योंकि उनको बता दीजिए कि तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि बालक के मन में क्या चल रहा है। बालक के हाव भाव देखते ही टीचर को पता चल जाना चाहिए कि भाई क्या मामला है। अब आपने देखा होगा कि भाई बचपन में जब आप होमवर्क नहीं करके लेके आते थे स्कूल में, तो चेहरा देखते ही मैडम बता देती थी कि हाँ इसका तो काम कंप्लीट नहीं है। आ रही बात समझे? तो ये क्या होता है, देखते ही पता चल जाना चाहिए एक टीचर को। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यदि किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान न हो तो वह छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा, छात्रों के मन की बात जान नहीं सकेगा, पाठ्य विषय का मनोविज्ञान के साथ जोड़ नहीं पाएगा, छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चुपचाप पढ़ने की विधि से क्या होता है, बताइएगा। बोध क्षमता बढ़ती है, बेहतर होता है, या फिर समय बर्बाद नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। देखिए चुपचाप पढ़ने की विधि है, उससे क्या होता है दोस्तों, बोध क्षमता है की बढ़ती है। लाइब्रेरी आजकल क्यों खुली है? शांति के लिए, ठीक है ना, बोध क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, ताकि एक बच्चा जो कि कौन यहाँ पर जो कि फोकस करके पढ़ सके। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चलिए, शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं, इससे क्या होता है, बताइएगा। उन्हें छात्रों द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान होता है, छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं, छात्र आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद करती है, या फिर ये सभी, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी, इससे ये सभी काम होते हैं। जब टेस्ट लेता है तो उसे छात्रों की जो स्टेज है उसका पता चलता है कि भाई किस लेवल पर आ गया, ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कुछ इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगातार है कि छात्र भी है कि क्या करते रहते हैं, पढ़ाई में मन लगाए रहते हैं, ठीक है ना, और पढ़ाई में है कि आगे की योजना बनाने में है कि हेल्प करता है टेस्ट, कि भाई बच्चों को कितना समझ में आया है, वापस से पढ़ाना है, रिवाइज करवाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि स्कूल में आम राय से काम करेगा, वह अध्यापकों के सहयोग व
उनकी सहमति से निर्णय करेगा, वह अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देगा, वह हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अध्यापकों की बैठक बुलाएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? यह जन्मजात होती है, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, यह अर्जित की जा सकती है, या फिर ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है? कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? देखिए जन्मजात होती है, बिल्कुल सही है। मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। इसे अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग होते हैं, यह गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। छोटे बच्चे में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? रटने की आदत गलत आदत है, रटने से बुद्धि तेज होती है, या फिर कुछ चीजें रटना जरूरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं बताइएगा। बताइए मेरे प्यास। तो देखिए रटना गलत चीज़ नहीं है। अब आपको यहाँ पर बता दिया कैसे कबूतर होता है, तो आप इसमें क्या समझोगे मेरे को बताओ। अब छोटा बच्चा है, उसका आपने बोला कि इसको समझो, इसको क्या समझोगे? कैसे कबूतर ऐसा होता है, तो ऐसा होता है भाई, हाँ ऐसा ही होता है। अब आपने कहा कि ये कबूतर है, ये कोई भी कबूतर है, ठीक है। इस कबूतर को कबूतर क्यों कहते हैं, ये कोई समझने वाली चीज़ थोड़ी, ये तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ तो ये होती है। आ रही बात समझ में? तो जो रटने वाली चीज़ है वो रटना ही पड़ेगा। अब भाई जीके में समझोगे क्या, मुझे ये बताओ। जो रटने वाली चीज़ें, अब भाई गांधी जी का जन्म है, ठीक है ना, गांधी जयंती है जो कि 2 अक्टूबर को आती है, 2 अक्टूबर आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें समझना है क्या है। हालांकि आप रिलेट करके आप याद कर सकते हो, लेकिन रटना ही पड़ेगा। तो रटने वाली चीज़ें रटनी पड़ेगी और समझने वाली समझनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें है जो कि रटना जरूरी है, आदत गलत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ता है जब वह अपराध करने वाले को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, वह ऐसा हो कि सभी छात्र उसे हमेशा याद रखें, या फिर उनके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, या फिर दंडित छात्र अपने अपराध के लिए अपमानित महसूस करे। दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब क्या होगा, बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, तभी एज की दंड एज की प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो इससे क्या होता है बताइएगा। पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, या फिर पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता बढ़ती है, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसके उत्तर का सुझाव प्रश्न में ही दिया गया हो। उत्तरों को दोहराना नहीं चाहिए, या फिर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। कक्षा
कि बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना एक उदाहरण है। खोज विधि का, प्रेरणा विधि का, स्वाध्याय या फिर प्रोजेक्ट विधि। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। खोज विधि का एक उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए, पहले पढ़े गए पाठ पर आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और दोहराने वाला होना चाहिए, या फिर ये सभी बताइएगा। पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए जो गृह कार्य दिया गया है, ताकि बच्चे एजुके अच्छे से पढ़ सके और उनका जवाब एजुके दे सके। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। समझदार छात्र परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, परिस्थितियों को महत्व नहीं देते, या फिर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। अब परिस्थिति कैसी भी आई वो अपने आप उसके अनुकूल ढल गए। अब आपको यहाँ पर बोल दिया कि हाँ कल टेस्ट है दूसरे पार्ट का, तो उसके उस ऑटोमेटिकली है जो कि दूसरा पार्ट पढ़ने लग जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कल कह दिया कि हाँ कल दूसरे पार्ट का टेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो क्या करेंगे, नहीं मैम ये वो है ना, तो ये पहले का लो, दूसरे तीसरे का लो, ऐसे करेंगे। जो समझदार है वो क्या करेगा, बिल्कुल लग जाएगा उसमें और अपना काम करेगा। आगे चलते हैं। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया, पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमजोर विधि है। देखिए, आजकल जो बच्चे हैं ना वो किससे सीखते हैं, मतलब कि जितना क्रिएटिव बना सकते हैं उतना क्रिएटिव बनाना होता है, ठीक है ना। वीडियो के माध्यम से, प्रोजेक्ट, संवाद, या फिर जो भी है प्रोजेक्टर, या फिर उसके माध्यम से आप अच्छे से रोचक एजुकेट बना सकते हो क्लास को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रधानाध्यापक, ट्यूटर, या फिर अध्यापक, या फिर राजनेता? देखिए, छात्रों पर प्रभाव किसका पड़ेगा सबसे ज़्यादा? अब छात्र है तो अध्यापक, ठीक है ना, अध्यापक से वो ज़्यादा कनेक्ट रहेगा, ना कि प्रधानाध्यापक से। प्रधानाध्यापक से तो डरते हैं बच्चे, है ना, तो कनेक्ट किससे रहेगा? अध्यापक से, टीचर से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? बताइएगा। देखकर, स्वयं कर कर, सुनकर, या फिर पढ़कर? देखिए, जो भी काम करो ना वो खुद एक्सपीरियंस लेते हैं ना तभी सीखते हो। आपने बाइक चलाते हुए सबको देखा है, लेकिन खुद चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ अब मैं चला रहा हूँ तो मैं अच्छे से सीख गया। हालांकि आपको सब पता है, यदि आपने कभी नहीं चलाई है बाइक तो आप सब पता है आपको, क्योंकि आप लोगों को देखते हो, आपको किस प्रकार से हैंडल पकड़ना है, किस प्रकार से गियर चेंज करना है, क्या क्या करता है, रेस को किस दबाव से दबाना है, तो सारे सब पता है आपको। लेकिन आपने जब तक नहीं चलाई खुद, तब तक आप उसको नहीं चला सकते, ठीक है ना। आप खुद चलाओगे तभी आप सीख पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुद करके अच्छे से सीख सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, छात्र को लिखित कार्य करते हैं, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक खाली समय में बैठा, अगले सप्ताह में, या फिर सप्ताह के अंत में, या फिर लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद? बिल्कुल बात सही बात है, ऑप्शन नंबर डी, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद है कि ये क्या कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए, ताकि बच्चों के काम है कि पूरा हो सके, अधूरा ना रह सके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइएगा।
यथार्थ जीवन के उदाहरण में भरपूर प्रयोग, या फिर छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, या फिर शिक्षण सामग्रियों का खूब प्रयोग, या फिर ये सभी बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने बताइएगा, शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है, बताइएगा। शिक्षण को सुबोध बनाने में, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने प्रधानाध्यापक से, छात्रों से, प्रशंसकों से, या फिर पुस्तकों से। जो शिक्षक है वो शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, छात्रों से। शिक्षण विधि कैसे सीखता है? देखिए, जब शिक्षक एक पढ़ाता है तो बच्चे को किस प्रकार से समझ में आ रहा है। अब देखिए, बच्चे को एक तो गिनती सिखा रहा है तो एक तो ऐसे ही समझ में आ गई, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आई, तो उनको क्या है, कुछ पेन ले लिए, या फिर कुछ टीएलएम, या फिर कुछ चीज़ों के, या फिर मॉडल के द्वारा पढ़ाना, ठीक है ना। उसमें जैसे आजकल कई सारे मॉडल आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, उनमें क्या है, एक के सामने एक पिक्चर बनी होगी, दो के सामने दो पिक्चर बनी होगी। इस प्रकार से अलग अलग तरीके आते हैं जो कि एक शिक्षक को स्टूडेंट छात्र ही सिखाते हैं, क्योंकि उनके मन में या फिर उनको समझ में किस प्रकार से आता है वो शिक्षण विधियाँ कौन सिखाता है, एक छात्र ही सिखाता है। चलिए आगे बात समझें, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का मूल कार्य है छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, या फिर छात्रों को स्वयं अध्ययन में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। अभिप्रेरण एक भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था, या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था, बताइएगा। अभिप्रेरण एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जुड़ जाएगा जिन्होंने भी नहीं जुड़ा है, ठीक है। और पिछली क्लासें देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।